नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दैनिक करंट अफेयर्स के इस सेशन में। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आप सबके लिए जो जानकारी मैंने दिया था कि प्रीलिम्स के संदर्भ में किस प्रकार से आपके लिए कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी मेरे द्वारा, उसमें लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और आपको इस समय प्रतिदिन का मतलब हो गया सप्ताह के 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार की हम बात करते हैं। तो सोमवार से शुक्रवार में लगातार आपको सुबह 8 बजे ये क्लास मिल जाती है। यदि 8 बजे नहीं मिलती है किसी दिन तो 9 बजे सुबह में आपको अनिवार्य रूप से क्लास मिल जाती है। और इस क्लास में दैनिक करंट अफेयर्स के बाद जीएस का एक टॉपिक, जीके का एक टॉपिक, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त यहाँ पे मैथ के भी हम टॉपिक को देखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक जगह एक ही वीडियो में, अधिकतम 90 मिनट की वीडियो में शायद ही आपको कहीं पर मिल पाए। तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी आप कह सकते हैं लगन के साथ इस सेशन को देखना है। और जो भी आपके मित्र कहीं अन्य जगह से देख रहे हैं उनको भी एक बार जरूर बताइए कि इस तरह से सेशन चल रहा है। यदि मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि कोई एक बार आ जाएगा तो निश्चित तौर पे वो ये इस सेशन से लगातार जुड़ा रहेगा। सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं, आज हम करंट अफेयर्स दूसरे नंबर पे देखेंगे। सबसे पहले आज हम जीएस का देखने वाले हैं। जीएस के टॉपिक को सबसे पहले हम आज समाप्त करेंगे। और जीएस के टॉपिक में यदि आपको याद हो तो कल हमने 1857 की क्रांति के बारे में देखा था। और इससे पहले भी हमने 1857 की क्रांति को देखा था। मतलब 2 सेशन के माध्यम से हमने 1857 की क्रांति को समग्रता से समाप्त किया था। उसी के बाद हम बढ़ते हैं और हमें देखने को मिलता है कि 1857 की क्रांति जहां एक तरफ देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे किसान आंदोलन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो विभिन्न किसान आंदोलनों और उनके विद्रोह को देखने वाले हैं। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, यहाँ से जो प्रश्न बनता है उसमें ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, किसान आंदोलन या विद्रोह का नाम देके उनके नेताओं के बारे में प्रश्न होता है। साथ ही साथ ये आंदोलन किस विषय पर था ये आपसे पूछा जाता है। तो आज के सेशन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। और सबसे पहला जो हम आंदोलन या विद्रोह देखते हैं वो है चंपारण सत्याग्रह। क्या देख रहे हैं हम? चंपारण सत्याग्रह। हैं तो बहुत सारे, तो सबको नहीं देखना है, यहाँ पे जो प्रमुख हैं उनको देखना है। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो बात आती है वर्ष 1917 की। चंपारण सत्याग्रह में जब हम बात करते हैं तो बात आती है वर्ष 1917 की। और चंपारण की जब आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह की जब भी आप बात करते हैं तो बात आती है तिनकठिया प्रणाली की। किसकी बात आती है? तिनकठिया प्रणाली की बात आती है। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली की बात आती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि तिनकठिया प्रणाली की जब हम बात कर रहे हैं तो जिसके अंतर्गत भारतीय किसानों को, तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत क्या था कि भारतीय किसानों को जो यूरोपीय बागान मालिक थे, भारतीय किसानों को यूरोपीय बागान मालिकों हेतु कम दरों पर अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर, याद रखिएगा, कम दरों पर अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, अब ध्यान रखना है क्या था चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय एक पद्धति चल रही थी बिहार में जिसको बोलते हैं तिनकठिया पद्धति। और तिनकठिया पद्धति की जब हम बात करते हैं तो तिनकठिया पद्धति में जो भारतीय किसान थे उनको अपने ही भूमि पर यूरोपीय बागान मालिकों के लिए कम दाम पर, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय बागान मालिकों हेतु कम दरों पर अपनी भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करनी होती थी, खेती करनी पड़ती थी। और इसी को लेकर के इनका विद्रोह हुआ था। इस मुद्दे पर बिहार में जो नेतृत्व प्रदान किया वो महात्मा गांधी ने प्रदान किया। इस विद्रोह में महात्मा गांधी ने जो है नेतृत्व प्रदान किया। और बागान मालिकों ने बाद में शहर बेसी, या जिसको बोलते हैं किराया बढ़ोतरी, और तवन जिसको बोलते हैं, 2 शब्द यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। पहला है शहर बेसी, शहर बेसी, ठीक है, शहर बेसी। और दूसरा शब्द जो देखने को मिलता है, शहर बेसी के बाद दूसरा शब्द जो देखने को मिलता है वो है तवन। तो शहर बेसी और तवन, ये 2 शब्द आपको याद रखना है। जब विद्रोह हुआ
गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया इस सत्याग्रह को, तब बागान मालिक जो थे उन्होंने शहरबेसी और तवन की मांग किसानों से किया। ठीक है, अब शहरबेसी व क्या है, शहरबेसी के बारे में याद रखिएगा, किराया बढ़ोतरी इसको बोल सकते हो आप, किराया बढ़ोतरी। और तवन का मतलब होता है एक मुश्त मुआवजा। ठीक है, तो जो क्या हुआ कि जब गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया तो बागान मालिकों ने बाद में शहरबेसी और तवन की मांग किसानों से किया तथा उन्हें दायित्व से मुक्त करने की बात की। सत्याग्रह अभियान में तिनकठिया पद्धति समाप्त हुई और शहरबेसी में भी कमी हुई, ये आपको पता होना चाहिए। जो किराया बढ़ोतरी था उसमें भी कमी देखने को मिला। तो आपको सिर्फ याद रखना है जब हम चंपारण की बात करते हैं, ठीक है, जब हम चंपारण की बात करते हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1917 में यह आंदोलन हुआ। गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तिनकठिया पद्धति को लेकर के यह आंदोलन था। तिनकठिया पद्धति में भारतीय किसानों को अपने 3/20 अपने भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जो कि कम दामों पर यूरोपीय बागान मालिकों को बेचना होता था। इसी को लेकर के इनका विद्रोह था। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चंपारण है कहाँ पे, तो आप सब बिहार के हैं, आप सब जानते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है बिहार में। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जिसमें पश्चिमी चंपारण बहुत ही खूबसूरत है। नेपाल की तराई में आपको ये देखने को मिलता है, हिमालय की तराई में बहुत सुंदर स्थान है। यदि समय मिले तो अवश्य जाइएगा। दूसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। क्या है? अहमदाबाद, अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करते हैं तो बात आती है वर्ष 1918 की। अहमदाबाद सत्याग्रह मतलब वर्ष 1918 की। यहाँ पे आपको बता दें कि अहमदाबाद में जो मिल मालिक थे एवं उनके जो मजदूर थे उनके बीच संघर्ष हुआ था। किसके बीच हुआ था? मिल मालिकों के बीच, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ था। और मिल मालिकों और मजदूरों के बीच ये संघर्ष था, इसके समाधान हेतु तो महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने प्रयास शुरू किया था। संघर्ष का मुद्दा क्या था? प्लेग बोनस था। क्या था? प्लेग बोनस। संघर्ष का मुद्दा क्या था? यहाँ पे प्लेग बोनस जो है ये संघर्ष का मुद्दा था जहां मजदूरों की मांग 50% थी। मजदूर चाहते थे कि उन्हें 50% प्लेग बोनस दिया जाए, जबकि जो मालिक थे, मिल मालिक थे, वो सिर्फ 20% भुगतान को तैयार थे। तो सिर्फ यहाँ पे मुद्दा क्या था? प्लेग बोनस को लेकर के था। मजदूरों की मांग थी कि उन्हें 50% प्लेग बोनस दिया जाए, जबकि जो मकान मालिक जो मिल मालिक थे वो 20% देने को तैयार थे। महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल जो है यहीं पे किया था। ये भी याद रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कहाँ पे किया, तो महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल जो है वो अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान किया। ये आपको पता होना चाहिए। और सत्याग्रह की समाप्ति पर जो मजदूरों की मांग की पूर्ति के रूप में हुई और मजदूरों को 35% प्लेग बोनस प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये भी महात्मा गांधी का दूसरा भी प्रयास सराहनीय था। इसके बाद तीसरा जो आपको प्रमुख देखने को मिलता है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो है खेड़ा सत्याग्रह। जिस समय ये अहमदाबाद सत्याग्रह था उसी वर्ष में यह भी सत्याग्रह देखने को मिलता है। वर्ष 1918 की बात यहाँ पर आती है जब हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। और खेड़ा सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है गुजरात से। कहाँ से संबंध है? गुजरात से है। गुजरात में अकाल के कारण जो किसान थे उनकी भू राजस्व का जो भुगतान था उसको रोकने का प्रयास किया गया था। और खेड़ा सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी ने ही नेतृत्व प्रदान किया था। तो खेड़ा सत्याग्रह क्या था? खेड़ा सत्याग्रह में जो गुजरात में आप कह सकते हो अकाल की जो पुनरावृत्ति थी, जिसके कारण किसान जो भूमि राजस्व था उसको देने में असमर्थ थे, इसी को लेकर के गांधी जी ने यहाँ पर भी नेतृत्व प्रदान किया था। अंत में सरकार के गोपनीय आदेश के द्वारा केवल सक्षम लोगों से ही वसूली की जाए, ऐसा जो है प्रावधान किया गया। और उसी के बाद से महात्मा गांधी का यहाँ से आप कह सकते हो दूसरे स्थान पर प्रस्थान हुआ। महात्मा गांधी ने इस खेड़ा को छोड़ा। तो खेड़ा सत्याग्रह में सिर्फ इतना याद रखना है, गुजरात से संबंधित है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने इसमें नेतृत्व प्रदान किया, जिससे सभी किसानों को जो है लगान नहीं देना पड़ा, भूमि राजस्व नहीं देना पड़ा। जो सक्षम किसान थे सिर्फ उन्हीं से भूमि राजस्व लिया गया। अब अगला बढ़ते हैं और चौथा देखते हैं। चौथा जो प्रमुख है वो है रॉलेट सत्याग्रह।
क्या है? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, ये बात आती है वर्ष 1919 की। रॉलेट सत्याग्रह वर्ष 1919 की। रॉलेट सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो भारतीयों के लोकाधिकार का हनन करने वाला यह एक काला अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया इसको? इसको काला अधिनियम बोला गया। और कैसा काला अधिनियम बोला गया? बोला गया कि भारतीयों के लोकाधिकार, भारतीयों के लोकाधिकार, याद रखिएगा, भारतीयों के लोकाधिकार को हनन करने वाला या भारतीयों के लोकाधिकार का हनन करने वाला यह काला अधिनियम था। रॉलेट अधिनियम के पारित होने के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय सत्याग्रह शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? अखिल भारतीय सत्याग्रह, याद रखिएगा। अखिल भारतीय सत्याग्रह शुरू किया था किसने? महात्मा गांधी ने। रॉलेट अधिनियम के पारित होने के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय सत्याग्रह शुरू किया था। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके प्रावधानों के अनुसार जो रॉलेट एक्ट था, जिसको काला कानून कहते थे, इसमें प्रावधान क्या थे कि बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष की सजा हो सकती है। बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष की सजा मिल सकती है। बिना किसी मुकदमे की 2 वर्ष की सजा मिल सकती है। और इसके फलस्वरूप जो है वो अहमदाबाद में, याद रखिएगा, अहमदाबाद में हिंसा भड़की थी। इसी के फलस्वरूप अहमदाबाद में हिंसा भड़की थी और फिर बाद में इसे वापस ले लिया गया। अगला 5वां जब बढ़ते हैं तो आता है बोरसाद सत्याग्रह। बहुत कम लोग नाम सुने होंगे। बोरसाद, बोरसाद सत्याग्रह। बोरसाद सत्याग्रह की बात करें, बात आती वर्ष 1923-24 की। बोरसाद सत्याग्रह किसकी बात आती? वर्ष 1923-24 की। ये क्या है? बोरसाद है कहाँ पे? तो गुजरात का खेड़ा जिला है, वहीं पर है ये। ठीक है, तो गुजरात के खेड़ा जिला में एक स्थान है बोरसाद, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति पर पुलिस द्वारा डकैतियों को रोकने के लिए दंडात्मक कर लगाए गए थे। ठीक है, क्या लगाए गए थे? प्रत्येक व्यक्ति पर डकैतियों को रोकने के लिए दंडात्मक कर लगाए गए थे। और इसी कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल, इसी कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो बोरसाद सत्याग्रह खेड़ा से संबंधित है। यहाँ पे चोरियों को रोकने के लिए, डकैतियों के रोकने के लिए सभी पर दंडात्मक कर लगाए गए थे, जिसका विरोध किया वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका संबंध, बोरसाद सत्याग्रह का संबंध किससे हो गया? वल्लभ भाई पटेल से। और विषय आपने समझ लिया कि किस विषय पर यह हुआ। अगला प्रमुख आता है बैकोम, बैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, बैकोम सत्याग्रह जो है ये 1924 से 25 से संबंधित है। 1924-25 से संबंधित है। और बैकोम सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं, ये संबंधित है त्रावणकोर से। किससे संबंधित है? त्रावणकोर से संबंधित है। त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर प्रथम सत्याग्रह हुआ। और इझवा व पोलियो जैसी, याद रखिएगा, इझवा ये जनजातियां थी, इझवा, और दूसरी जो जनजाति वो थी पोलिया। इझवा और पोलिया, तो इझवा और पोलिया जैसी जो निम्न जातियां थीं, इनके अधिकारों के समर्थन की अभिव्यक्ति यहाँ पे हुई थी। और टी के माधवन, टी के माधवन का नाम इसमें आता है, और के कलम्पन, टी के माधवन और के कलम्पन के नेतृत्व में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, बैकोम के बाद अगला आता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं, बात आती है वर्ष 1928 की। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो याद रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल द्वारा, किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली में भूमि कर की 30% वृद्धि के मुद्दे पर यह विद्रोह था। ठीक है, भूमि कर की जो वृद्धि थी वो 30% की वृद्धि थी, उसी को लेकर के बारदोली सत्याग्रह हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। अगला जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है धारासाना सत्याग्रह। धारासाना
सत्याग्रह। धाराशाना सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध है वर्ष 1930 थे। ठीक है, धाराशाना सत्याग्रह वर्ष 1930 से, और इसका प्रस्ताव अब्बास तैयब जी द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? अब्बास तैयब जी। ठीक है, अब्बास तैयब जी द्वारा, याद रखिएगा, इसका प्रस्ताव अब्बास तैयब जी द्वारा लाया गया था। और सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, चाहे वो सरोजनी नायडू हो, इमाम साहेब हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या मनिक लाल नायडू हो, इन सब के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो धाराशाना सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। जब हम बात करेंगे धाराशाना सत्याग्रह, ठीक है, धाराशाना सत्याग्रह की जब हम बात करेंगे, बात आएगी वर्ष 1930 की, और यहीं पर बात आपको देखने को मिलेगी कि इसका समर्थन अब्बास तैयब जी, ठीक है, अब्बास तैयब जी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जैसे मैंने बताया, सरोजनी नायडू हो गई, सरोजनी नायडू के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मनिक लाल नायडू, इन सब ने इसका समर्थन किया था। तो ये कुछ प्रमुख आप कह सकते हैं सत्याग्रह हो गए जो आपको याद रखने की जरूरत है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जैसे कुछ और विद्रोह आपको याद रखने की जरूरत है, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नाम यदि आप याद रखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे पहला है रंगपुर विद्रोह। भैया जितनी चीज़ें बता रहा हूँ शायद ही कहीं पर आपको एक जगह ऐसा देखने को मिले, क्योंकि मैं अपने नोट्स से आपको करा रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि इसको क्रमबद्ध तरीके से नोट करते चलिएगा। रंगपुर विद्रोह की बात करें तो बात आती है 1783 की। किसकी बात आती है? 1783 की आती है। और रंगपुर जो विद्रोह था ये संबंधित था एक क्षेत्र जिसको बोलते थे दिनाजपुर से। ठीक है, साथ ही साथ इसका नेतृत्व किया था धीरज नारायण ने। किसने नेतृत्व किया था? धीरज नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। क्या कारण था इसका? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया था, जिसका बोझ अंततः किसानों पर पड़ा, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। रंगपुर के बाद अगला आपने सुना होगा मोपला विद्रोह, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मोपला विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो बात आती है 1836 से 54 की बात आती है। और क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है मालाबार। ये क्षेत्र कौन सा है? मालाबार। और आपको बता दें के एम हाजी पहला नाम, के एम हाजी के बाद सिथी कोया थंगल, और सिथी कोया थंगल के बाद अली मुशलियार। ये कुछ नाम है जो मोपला विद्रोह से संबंधित है। नील विद्रोह आपने देख लिया। फिर बात आती पावना विद्रोह की जब बात करते हैं तो ये संबंधित था 1873 से 76 के बीच। क्षेत्र कौन सा था इसका? बंगाल से संबंधित था ये। ठीक है, इसके लिए जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था ईशान चंद्र राय। क्या नाम था? ईशान चंद्र राय। क्यों हुआ था ये विद्रोह यदि हम बात करें तो अधिक लगान तथा 1850 के अधिनियम के अंतर्गत जो काश्तकारों की भूमि पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया था उसको लेकर के था पावना विद्रोह। इसके बाद अगला आता है बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं 1905 से 1913 की बात आती है। ठीक है, और याद रखिएगा ये मेवाड़ का क्षेत्र था। मेवाड़ की चर्चा यहाँ पे देखने को मिलती है। और भूप सिंह राठी, नाम याद रखिएगा, भूप सिंह राठी ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। और विजय सिंह पथिक और मणिक लाल वर्मा का भी नाम यहाँ पे आता है। मणिक लाल वर्मा का भी नाम यहाँ पे आता है। किसानों पर यहाँ पे 86 प्रकार के कर 86 प्रकार के कर लगाए गए थे, जिसको लेकर के बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप एका आंदोलन का नाम आप सुनते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है एका आंदोलन।
एका आंदोलन की मैं बात करूं तो एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच हुआ था। किस क्षेत्र से संबंधित था? बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से ये संबंधित था। और इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। बहुत बार पूछा गया है, नेतृत्व किया था किसने? मदारी पासी ने नेतृत्व किया था। क्या था कारण? लगान में वृद्धि कारण था। ठीक है, लगान में वृद्धि जो है ये कारण था। ठीक है, एक आंदोलन। एक आंदोलन के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है मोपला विद्रोह। क्या है? मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह की जब बात करते हैं तो 1921 की बात आती है। और यहाँ पे याद रखना है कहाँ से संबंधित था मोपला? मालाबार क्षेत्र से संबंधित था। और आपको बता दें याकूब हसन और गोपाल मेनन ने इसका नेतृत्व किया था। कुछ और हैं, एक से दो, जिनको आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए बिहार किसान आंदोलन, बहुत पूछा जाता है बिहार में। बिहार किसान आंदोलन, बिहार किसान आंदोलन। बिहार किसान आंदोलन की बात करते हैं तो आप जानते हैं ये क्षेत्र था बिहार का। और बात आती है वर्ष 1929 से 39 की। और यहाँ पे नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद ने नेतृत्व प्रदान किया था। जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली और काश्तकारों की बेदखली से संबंधित था। इसके बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है तेभागा आंदोलन। लेकिन उससे पहले अगला जो आप देख लीजिए वह है मालाबार कृषक आंदोलन भी हो गया आपका। एक और आपको देखने को मिलता है वर्ली आंदोलन। वर्ली आंदोलन, वर्ली आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो वर्ली आंदोलन का संबंध है 1945 से 49 की बात आती है। और ये बम्बई से संबंधित था। और आपको बता दें गोदावरी पुर लेकर, गोदावरी पुर लेकर से संबंधित ये था। और आपको बता दें जंगलों के ठेकेदारों, भूमिपतियों, धनी कृषकों और बेगारों के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी यदि आपको है तो आपकी चीज़ें बेहतर हैं। और बहुत सारा है, जैसे एक और याद रख लीजिए, एक और याद रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, नाम याद आ गया मुझे, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो ताना भगत आंदोलन संबंधित है वर्ष 1914 से। वर्ष 1914 से संबंधित है। शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार में ही इसकी शुरुआत हुई थी। और ये क्यों था ये आंदोलन? ये आंदोलन था ऊंची लगान और चौकीदारी कर के विरुद्ध। ऊंची लगान और चौकीदारी कर के विरुद्ध ये आंदोलन था। इतनी जानकारी आपको याद रखने की जरूरत है। इस आंदोलन के परिवर्तक कौन थे? तो याद रखना है जतरा भगत। जतरा भगत इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। और आपको बता दें कि जिसे कभी बिरसा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य बताया गया। तो जतरा भगत से संबंधित आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। इतना आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी और कुछ हैं जो हम पढ़ लेंगे, जो महत्वपूर्ण है उनको हम देख लेंगे। तेभागा है, वर्ली है, कूका आंदोलन एक और महत्वपूर्ण है, कूका भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कूका भी महत्वपूर्ण है तो कूका को भी देख लेते हैं। एका आंदोलन हमने देख ही लिया है, तो एक और देख लेते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये संबंधित है वर्ष 1972 ईस्वी। ठीक है, और यहाँ याद रखना है कि कृषि संबंधित समस्याओं के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए इस संगठन के जो संस्थापक थे उनका नाम था भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल इसके संस्थापक थे। और याद रखना है कि 1872 ईस्वी में इन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम था बाबा राम सिंह। क्या नाम था? बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया था और बाद में इन्हें उम्र कैद देकर के रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। और वहीं पर 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कूका आंदोलन जो था क्यों था? कृषि से संबंधित समस्याओं के लिए था। ठीक है, कृषि से संबंधित समस्याओं को लेकर के कूका आंदोलन था। और अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए इस संगठन को भगत जवाहर मल ने बनाया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी, मतलब कूका आंदोलन और भगत जवाहर मल। ज़्यादातर आपसे जो पूछा जाता है वो संगठन के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, संगठन के
और जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ प्रमुख, क्योंकि हम एक बार में हम जब देख रहे हैं तो सारी चीज़ों को समाप्त करेंगे, प्रमुख किसान संगठनों को यहीं पे देख लेते हैं। प्रमुख किसान संगठन, प्रमुख किसान संगठन कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रमुख किसान संगठनों में जब बात करें तो उत्तर प्रदेश किसान सभा पहला आता है, उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा। और उत्तर प्रदेश किसान सभा की जब बात करते हैं तो फरवरी 1918 की बात आती है और इसके संस्थापक थे गौरी शंकर मिश्र। कौन थे? गौरी शंकर मिश्र इसके संस्थापक थे। दूसरा जो था वो है अवध किसान सभा। क्या है? अवध किसान सभा। और अवध किसान सभा की बात करें तो बात आता है 17 अक्टूबर 1920 और हैं बाबा रामचंद्र। ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलता है रैयत संघ, रैयत संघ। और रैयत संघ की बात करें 1923 में इसका गठन हुआ था। NG रंगा इसके प्रमुख थे। अगला जो देखने को मिलता है वो है बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा की जब हम बात करते हैं तो बात आती है वर्ष 1929 की और यहाँ पे याद रखना है सहजानंद सरस्वती को। ठीक है, किसको याद रखना है? सहजानंद सरस्वती को याद रखना है। ठीक है। अगला आपका आता है कृषक प्रजा पार्टी। क्या आता है? कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी की बात करें वर्ष 1929 की बात आती है और यहाँ पे अकमल खां अब्दुल रहीम या फजलुल हक, याद रखिएगा, फजलुल हक या अकरम खां अब्दुल रहीम की बात आती है। अगला आपका देखने को मिलता है अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करते हैं तो 11 अप्रैल की बात आती है, 1936 की बात आती है और स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात आती है, NG रंगा की बात आती है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और आंदोलन हम देख लेते हैं, एक और आंदोलन हम देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। वारसाड आंदोलन शायद हमने नहीं देखा। वारसाड आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। वारसाड आंदोलन, वारसाड आंदोलन की बात करें तो 1923 से 24 के मध्य ये आंदोलन हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के वारसाड सत्याग्रह को एक व्यक्ति थे जिनको बोलते थे हार्डीमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा था। वल्लभ भाई पटेल के वारसाड आंदोलन को हार्डीमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा था। सितंबर 1923 की बात है जब वारसाड में प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपया 7 आने का कर लगा दिया गया था। ठीक है। वर्ष 1923 में सितंबर माह था जहां पे वारसाड में प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपये 7 आने का कर लगा दिया गया था और कहा गया था कि यह कर इसलिए लगाया जा रहा है ताकि जो डकैतियां हैं उनको दबाने का काम किया जा सके, डकैतियों को दबाने के लिए पुलिस की व्यवस्था किया जा सके। दिसंबर तक यह आंदोलन ऐसा रूप धारण कर लिया कि सभी 104 प्रभावित गांव थे, 104 प्रभावित गांव के जो लोग थे उन्होंने कर ना देने का निर्णय किया और 7 फरवरी 1924 को इसको रद्द कर दिया गया। एक आयोग याद रखिएगा, इस आयोग का नाम है व्हिटले आयोग। व्हिटले आयोग की जब बात करते हैं तो वर्ष 1929 से 31 की बात आती है। यहाँ पे याद रखना है कि बात आती है जॉन हेनरी व्हिटले। क्या बात आती है? जॉन हेनरी व्हिटले। ठीक है। जॉन हेनरी व्हिटले की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में व्हिटले आयोग को स्थापित किया गया था
आयोग ने 1931 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इन्होंने बताया था, इसमें टोटल यदि बात करें तो 11 सदस्य थे। ठीक है, इन सदस्यों में 6 भारतीय थे। कौन कौन थे 6 भारतीय? पहला श्रीनिवास यश शास्त्री, इब्राहिम रहीमतुल्ला, कबीरुद्दीन अहमद, जी.डी. बिरला, एन.एम. जोशी और डी. चमन लाल। तो इसमें सदस्य नहीं पूछे जाएंगे। इसे भारतीय उद्योगों और पादप रोपण, भारतीय उद्योगों और पादप रोपण उद्योगों में मजदूरों की वर्तमान स्थिति की जांच के लिए किया गया था। तो व्हिटले आयोग क्या था? भारतीय उद्योगों में मजदूरों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसको व्हिटले आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब कल के सेशन में हम मजदूर संघों की बात करेंगे। बहुत सारे मजदूर संघ रहे हैं, उनके बारे में हम कल के सेशन में बात करेंगे। तो आज के लिए जीएस का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। जीएस के बाद अब हम बात कर लेंगे करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स के बाद फिर हम पहुंचेंगे जीके में। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाइट स्काई रिजर्व की। किसकी हम बात कर रहे हैं? नाइट स्काई रिजर्व की। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में नाइट स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। कहाँ पे? एक स्थान है हॉनले, हॉनले नामक स्थान पे ये नाइट स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। आपको बता दें, हॉनले के पास में ही आप कह सकते हैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, जिसको बोलते हैं चोंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो हॉनले है या जो नाइट स्काई रिजर्व है, ये चोंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के समीप में है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे यह भी बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया का यह पहला नाइट स्काई रिजर्व होगा। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का यह पहला नाइट स्काई रिजर्व होगा, जो कि हॉनले लद्दाख में है। और आपको बता दें कि यहाँ पे 3500 मीटर की ऊंचाई पर एक टेलीस्कोप लगाया जाएगा। ठीक है, टेलीस्कोप लगाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो टेलीस्कोप है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसको बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। किसने मदद किया है इसमें? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसमें मदद किया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है कहाँ पे? तो याद रखिएगा ये बेंगलुरु में है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में आपको देखने को मिलता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, किस डिपार्टमेंट के अधीन आता है? तो ये साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट के अधीन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा? इससे एस्ट्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे इस क्षेत्र में एस्ट्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो सिर्फ इतना याद रखना है, भारत का पहला या साउथ ईस्ट एशिया का पहला नाइट स्काई रिजर्व जो है ये लद्दाख के हॉनले में बन रहा है, जो कि चोंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला नाइट स्काई रिजर्व होगा। और यहाँ पे एक टेलीस्कोप 3500 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जा रहा है। इस टेलीस्कोप को बनाया है या इसमें मदद किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये साइंस और टेक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और इससे क्या होगा? लद्दाख में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो एक टॉपिक ये आपका हो गया। टॉपिक संख्या 2, टॉपिक संख्या 2 की अब हम बात करेंगे। टॉपिक संख्या 2 की जब हम बात करते हैं, एक मुहिम चल रही है, आपके लिए आंदोलन चल रहा है BDS, जिसको बोलते हैं बॉयकॉट बायकॉट के बाद है डाइवर्समेंट, ठीक है, एंड सेक्शंस। ये जो आंदोलन है BDS जो आंदोलन है चला कौन रहा है? तो सिर्फ इतना याद रखना कि भाई यदि पूछ लिया जाए कि BDS आंदोलन कौन चला रहा है, तो
तो ये आंदोलन चला जा रहा है फिलिस्तीनी समुदाय द्वारा। ठीक है, फिलिस्तीनी समुदाय द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। ठीक है, आप जानते हैं इजराइल फिलिस्तीन में लगातार विवाद हुआ है। ठीक, तो BDS आंदोलन फिलिस्तीनी समुदाय चला रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक संख्या 3 क्या है? एक है मबेला। यदि आपसे पूछ लिया जाए मबेला क्या है, तो याद रखना है मबेला क्या है। जैसे मीजल्स आपने सुना होगा, ठीक है, मीजल्स आपने सुना होगा, एंड रूबेला। मीजल्स और रूबेला ये आपने सुना होगा। तो याद रखना है मबेला क्या है। मीजल्स और रूबेला की जो वैक्सीन है उसको बोला गया है मबेला, और ये बच्चों के लिए वैक्सीन है। ठीक है, बच्चों के लिए। तो याद रखना मबेला क्या है। मबेला बच्चों के लिए मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपको याद रखना है इसको बनाया किसने है। तो इसको बनाया है इंडियन एमिनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है हैदराबाद। ठीक है, तो इंडियन एमिनोलॉजिकल लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने बताया कि इन्होंने मबेला की वैक्सीन बनाई है। ठीक है, मबेला की जब बात करते हैं मतलब मीजल्स और रूबेला की बच्चों के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई है। ठीक है, रूबेला को याद रखिएगा। रूबेला की जब हम बात करते हैं तो इसको जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सिर्फ मबेला क्या है? मबेला कुछ भी नहीं है, बल्कि एक वैक्सीन है जो कि मीजल्स और रूबेला के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस की बात करें तो 29 नवंबर को ये मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ओनका। पैंथेरा ओनका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। विशेष रूप से ये जो जैगुआर है दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के देशों में ये पाया जाता है। एक प्रकार की कैट फैमिली से बिलोंग करता है। और जब हम कैट फैमिली की बात करते हैं तो नाम आता है IBCA। क्या है? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जब बात करते हैं तो 7 जो बिग कैट हैं, बड़ी बिल्लियां हैं, उनको बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया गया था। और आपको बता दें कि जब हम बिग कैट की बात कर रहे हैं तो इस बिग कैट में जैसे टाइगर हो गया, ये भी इसी फैमिली में आता है। लायन हो गया, इसी फैमिली में आता है। जैगुआर हो गया, लेपर्ड हो गया, इसी फैमिली में आता है। तो इस प्रकार से जो बड़ी बिल्लियां हैं उनको बचाने के लिए, 7 बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। और जैसे हमने लायन की बात की, आपको पता है लायन एशियाई शेर भारत में एक ही जगह पाए जाते हैं, वो है गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? ये है गुजरात में आपको देखने को मिलता है। अब क्योंकि गिर में शेरों की आबादी काफ़ी बढ़ गई है तो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और पहली बार बरदा में शिफ्ट किया जाए। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गुजरात में है, पोरबंदर में। अब जो शेर हैं उनको बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया जा रहा है। यह भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। देखो, परीक्षा में आजकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा पूछी जा रही है। नेशनल पार्क पूछने का जो ट्रेंड है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि नेशनल पार्क ज़्यादातर सब रट चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि बहुत सारी हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में रहती हैं वो आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कर बैठते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दिसंबर माह चल रहा है और विश्व एड्स दिवस इसी महीने में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं 1 दिसंबर को हम मनाते हैं HIV डे या विश्व एड्स दिवस। और आपकी जब हम बात करते हैं विश्व एड्स दिवस की, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो HIV वायरस होता है, HIV जो वायरस है, ये क्या करता है, एक CD4 सेल्स होती हैं,
ठीक है। CD4 सेल्स या इन्हीं को बोलते हैं WBC, ठीक है। CD4 सेल्स या WBC, इन पर क्या करता है, ये अटैक करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्या होता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ करंट अफेयर्स का भी सेशन समाप्त होता है। अब हम आएंगे जीके। जीके सेशन की अब हम चर्चा करेंगे। जीके में हम क्या पढ़ेंगे उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और यदि आप संतुष्ट हैं चीज़ों से तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। जीके में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। जीके के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ, और इसमें है अंतरिक्ष एजेंसियाँ। जो भी विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं उनकी हम बात करेंगे। विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों की हम बात करेंगे। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं विश्व की अंतरिक्ष एजेंसियों की, तो कुछ एजेंसियां प्रमुख हैं जो लगातार चर्चा में रहती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और इसके बाद फिर अन्य एजेंसियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने देश की एजेंसी की बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इसरो। हमारे देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो के गठन की बात करें तो आपको पता होगा 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया गया था। और आपको बता दें इसका मुख्यालय बेंगलुरु में देखने को मिलता है। इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है, बेंगलुरु में देखने को मिलता है। प्राथमिक अंतरिक्ष यान यदि हम बात करें तो याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। थुम्बा एक और द्वीप है, ठीक है। थुम्बा की जब बात करते हैं तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में भी आपको एक लॉन्च पैड देखने को मिलता है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय समिति जो है जिसको बोलते हैं इनकॉसपार, ठीक है। इनकॉसपार क्या है, इनकॉसपार अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति है। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत 1962 में विक्रम साराभाई के आग्रह पर किया था। इसमें कुछ चीज़ें और आपको याद रखना है कि इसरो ने जो पहला उपग्रह बनाया, इसरो ने जो अपना पहला उपग्रह बनाया उसका नाम इन्होंने रखा आर्यभट्ट। तो याद रखिएगा इसरो ने अपना पहला जो उपग्रह बनाया उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था, जिसे सोवियत संघ ने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च वाहन C1 इंटरकॉस्मोस से लॉन्च किया था, ठीक है। भारत के सैटेलाइट मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा भारत के सैटेलाइट मैन को उडुपी रामचंद्र राव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामचंद्र राव। उडुपी रामचंद्र राव भारत के सैटेलाइट मैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत के सैटेलाइट मैन के बारे में आपने जान लिया। 1980 में जब हम पहुंचते हैं तो इसरो ने इनका उपग्रह था जिसका नाम था RS-1 और इनको अपने स्वयं के SLV-3 से लॉन्च किया था, जिससे भारत छठा देश बन गया था जो कक्षीय प्रक्षेपण करने में सक्षम था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसरो 2 उपग्रह नेविगेशन सिस्टम गगन और नाविक संचालित करता है। गगन और नाविक ये 2 नेविगेशन सैटेलाइट हैं जो इसरो संचालित करता है। GPS सहायता प्राप्त GEO जो संवर्धित नेविगेशन है गगन, इसको 2001 में GSAT-8 संचार उपग्रह से लॉन्च किया गया था। और आपको बता दें भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट जो है जिसका नाम है IRNSS, इसका संचालन का जो नाम है वो है नाविक, ठीक है। तो नाविक कुछ नहीं है, नाविक क्या है, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको IRNSS के नाम से जानते हैं, IRNSS के नाम से जानते हैं। इसी को नाविक भी कहा जाता है, ठीक है। ये 2018 से चालू है। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं इसरो की तो कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए अनुसंधान सुविधाएं, इसरो की जो अनुसंधान सुविधाएं हैं वो कहाँ पे हैं, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा इसरो बेस मुख्य तकनीकी केंद्र, और SLV-3, SLV और PSLV श्रृंखला के
विकास का यह स्थान है। यह बेस भारत के थुम्बा इक्वेटोरियल जो आप कह सकते हैं रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है उससे बहुत दूर पे नहीं है, मतलब उससे भी बहुत नज़दीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे भारत में आपने देखा होगा कि कुछ निर्माण इसरो के अंतर्गत ही कुछ निर्माण सुविधाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना, जैसे आर राव सैटेलाइट सेंटर की बात आती है। तो राव सैटेलाइट सेंटर जो है ये बेंगलुरु में है, ठीक है, ये बेंगलुरु में है। राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके साथ साथ आपको बता दें इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, याद रखिएगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम के लिए जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पे है? ये भी बेंगलोर में है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, जैसे हमने बताया, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको IIST बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ पे? मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ पे है? तो आप बताएंगे HSFC बेंगलुरु में है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अन्य एजेंसी पे जाने से पहले एक और आपको देख लेना है जो आपको पता होना चाहिए। क्या है? यह है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? तो याद रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियों, याद रखिएगा, स्थापना जो है इसकी विशेष रूप से उद्योग इंटरफेस के लिए की गई है। किसके लिए की गई है? उद्योग इंटरफेस के लिए की गई है, जिससे तकनीकी हस्तांतरण और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। मतलब जो वाणिज्यिक इकाई है इसरो की, उसको बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। अगली अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बाद अगला महत्वपूर्ण जो अंतरिक्ष एजेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है। ये आपकी अंतरिक्ष एजेंसी जो आती है दूसरी, यह है जर्मन एरोस्पेस सेंटर। क्या है? जर्मन एरोस्पेस सेंटर। जर्मन नाम से ये स्पष्ट है, जर्मन एरोस्पेस सेंटर। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है कोलोन में। कोलोन शहर है। कोलोन शहर कहाँ है? जर्मनी में है। तो कोलोन शहर जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, जर्मन एरोस्पेस सेंटर। और आपको यहाँ पे यह भी बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज जो है इनका प्रमुख केंद्र है। तो जर्मन एरोस्पेस सेंटर किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी हो गई? ये जर्मनी की हो गई, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? इसका हेडक्वार्टर आपको कोलोन शहर में देखने को मिल रहा है। क्या हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी भी कोई अपनी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो आप जवाब देंगे जी हाँ, इसकी भी एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है SUPARCO, स्पार्को, ठीक है। स्पार्को जो है ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये अंतरिक्ष एजेंसी है पाकिस्तान की, ठीक है। और याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। क्या है? स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। और ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको कराची में देखने को मिलता है। 1961 में ही ये स्थापित की गई है। 1961 में ही स्थापित की गई है, ये आपको याद रखना है। और प्राइमेसी स्पेस पोर्ट की बात करें तो इनका सोनमियानी है, सोनमियानी। और सोनमियानी ये जो स्पेस स्पोर्ट है ये कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान प्रांत में आपको देखने को मिलता है। पाकिस्तान का पहला उपग्रह, उसका नाम था बद्र-1। क्या नाम था?
भद्र 1 ये इनका पहला उपग्रह था जो कि स्पार्को द्वारा बनाया गया था और 16 जुलाई 1990 के चीन के जियांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया था। चलिए पाकिस्तान के बारे में देख लिया। फिर बात आता है यूके के बारे में। क्या यूके की कोई अपनी अंतरिक्ष एजेंसी है? जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम की अपनी अलग अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार एक कार्यकारी एजेंसी है जो कि यूनाइटेड किंगडम अंतरिक्ष एजेंसी को देखती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है स्विंडन में। स्विंडन ये शहर है यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ पे इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो आपको देखने को मिलता है वह है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। क्या है? चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की जब हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं और इसका क्या नाम है? CNSA। ये इनकी अंतरिक्ष एजेंसी है। 22 अप्रैल, याद रखिएगा, 22 अप्रैल 1993 को इसका गठन हुआ था। कब गठन हुआ था इसका? 22 अप्रैल 1993 को इसका गठन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CNSA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर है हैडिन में, और ये कहाँ पे है? बीजिंग में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। तो चाइना की एजेंसी क्या हो गई? CNSA, ये चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी हो गई। चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी की जब बात करते हैं तो अगला आता है CSIRO। ठीक है, CSIRO ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ये अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखिएगा। CSIRO ये ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है कैनबरा में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? कैनबरा में। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अगली जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो आपको देखने को मिलती है इजराइल स्पेस एजेंसी। क्या नाम है इसका? इजराइल स्पेस एजेंसी। और इजराइल स्पेस एजेंसी की जब बात करते हैं तो यह जो एजेंसी थी इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है तेल अबीब में। कहाँ पे? तेल अबीब शहर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब बहुत बाद में इस अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना हुई है। इसके बाद अगला आता है आपका नासा, बहुत महत्वपूर्ण है नासा की जब हम बात करते हैं आप जानते हैं नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। ये USA की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलता है। नासा के जो मेजर आप कह सकते हैं अचीवमेंट हैं उनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है नासा अपोलो 11। नासा अपोलो 11 की जब बात करें तो नासा आप जानते हैं नासा वाज द फर्स्ट टू पुट ह्यूमन ऑन द मून। नासा पहली अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मानव को चांद पर भेजा। मानव को चांद पर भेजने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा, इनको चांद पर भेजा था। और ये पहले पर्सन हुए थे जिन्होंने चांद पर चक्कर लगाया था या जिन्होंने चांद पर कदम ताल किया था, आप कह सकते हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। इसके बाद इनका एक और था जिसको बोलते हैं वाइकिंग 1। अगला इनका जो मिशन रहा है प्रमुख वो है वाइकिंग 1। वाइकिंग 1 की बात करें तो मंगल ग्रह, याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर उतरने और लाल ग्रह का पता लगाने वाला यह प्रथम अंतरिक्ष यान था। कहाँ पे उतरा था? मंगल ग्रह पर ये उतरा था और इसने पता क्या लगाया था? लाल ग्रह का पता लगाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह पर उतरने और लाल ग्रह का पता लगाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। मानव रहित अंतरिक्ष यान ये जो था 20 जुलाई 1976 को जो है ये मंगल पर उतरा था और अगले 6 वर्षों तक डेटा और छवियों को प्रसारित करता रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा लाल ग्रह की जब भी बात आती है तो वाइकिंग 1 का नाम आपको याद रखना है।
अगला आपका आता है जो इसरो का है वो है मार्स पाथफाइंडर मिशन। मार्स पाथफाइंडर मिशन, ठीक है, मार्स पाथफाइंडर मिशन। यहाँ पे आपको बता दें कि मार्स पाथफाइंडर जो मिशन था इसने लाल ग्रह के भविष्य के अध्ययन के लिए, याद रखिएगा, लाल ग्रह के भविष्य के अध्ययन के लिए दृश्य की स्थापना करते हुए 4 जुलाई 1997 को सफलतापूर्वक एक इनका रोवर था जिसका नाम था सोजार्नर को इन्होंने सतह पर, मंगल की सतह पर उतारा था। तो मार्स पाथफाइंडर मिशन किसका हो गया? नासा का हो गया। अगला इनका जो प्रमुख मिशन है जो आपको याद रखना है, एक इन्होंने छोड़ा 1997 में जो कि शनि ग्रह के अध्ययन के लिए था। शनि ग्रह के अध्ययन के लिए था जिसमें नासा के साथ साथ ESA और ASI द्वारा संयुक्त रूप से ये मिशन किया गया था। और इसमें आप जानते हैं कैसिनी मिशन हुआ था 2017 में और उसी के साथ ये समाप्त हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है 1997 में शनि का अध्ययन करने के लिए नासा हो गया, ESA हो गया और ASI द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। कैसिनी मिशन जो था ये 2017 में समाप्त हुआ था। तो कैसिनी मिशन यदि पूछ लिया जाए किसको लेकर के था, तो कैसिनी मिशन था नासा का शनि ग्रह को लेकर के, ठीक है। फिर इसके बाद जूनो याद रखिएगा। जूनो की जब बात करते हैं तो जूनो एक नासा अंतरिक्ष जांच है जो विशेष रूप से जूनो किसके लिए है? बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करती है, ये आपको याद रखना है। तो जूनो किससे संबंधित हो गया? बृहस्पति ग्रह से संबंधित हो गया। और किसकी बात कर रहा है ये? नासा की, ठीक है। तो नासा का हो गया जूनो बृहस्पति के लिए। नासा का कैसिनी जो है ये किसके लिए होगा? नासा का जो कैसिनी था ये शनि के लिए हो गया। और इनका एक और मिशन है इस समय जो चर्चा में था अभी हाल ही में, इसका नाम है न्यू होराइजन्स मिशन। न्यू होराइजन्स मिशन की जब बात करते हैं तो कुइपर जो बेल्ट है, आपने पढ़ा होगा भूगोल, तो कुइपर बेल्ट आपने पढ़ा होगा। कुइपर बेल्ट जो है वहाँ पे जो बौना ग्रह है जिसको बोलते हैं प्लूटो, तो प्लूटो और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन कर रहा है जो मिशन, उसका नाम है न्यू होराइजन्स मिशन, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। कुछ मिशन और हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सिर्फ इसमें इतना याद होना चाहिए कि कैसिनी किस ग्रह के लिए है, जूनो किस ग्रह के लिए है, तो इससे आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अगला जो मिशन आपको याद रखने की ज़रूरत है इस संदर्भ में वो आता है परसिवेरेंस की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं मार्स रोवर को नासा के मार्स 2020 का जो मिशन है इसके हिस्से के रूप में मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोवर ने मिनी हेलीकॉप्टर भेजा था जिनका नाम था इनजेनिटी। तो याद रखना है परसेवेरेंस रोवर, आपको याद रखना है मार्स रोवर था, ठीक है। इसके बाद आर्तेमिस कार्यक्रम, ये सब नए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आर्तेमिस कार्यक्रम की जब बात करते हैं नासा का, तो याद रखना है नासा चंद्रमा पर पहली महिला और रंग की पहली व्यक्ति को यहाँ पे उतारेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली महिला को नासा चंद्रमा पर भेज रहा है किस मिशन के अंतर्गत? आर्तेमिस मिशन के अंतर्गत ये कर रहा है। इसके बाद एक मिशन और आपको याद रखना है ओसिरिस रेक्स की जब हम बात करते हैं तो ओसिरिस रेक्स ने ओसिरिस रेक्स जो है मिशन है, इसने क्या किया कि पृथ्वी जो क्षुद्र ग्रह है बेन्नू क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिलता है, इसकी यात्रा किया और अध्ययन के लिए एक छोटा सा नमूना लेकर पृथ्वी पर आया। तो ओरिरिस रेक्स मिशन किसके लिए था? बेन्नू नामक क्षुद्र ग्रह के लिए था, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जूस मिशन था, नासा का जूस मिशन किसके लिए है? तो याद रखिएगा ये बृहस्पति के लिए है, ठीक है। बृहस्पति और इसमें याद रखना है कि 3 बर्फीले जो चंद्रमा है बृहस्पति के, उनकी जानकारी जुटाने के लिए मिशन है जिसको बोलते हैं जूस मिशन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पार्कर सोलर प्रोब आपने सुना होगा। पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है नासा का, इसमें याद रखना है कि 2018 में सूर्य के बाहरी कोरोना का
ठीक है, सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन करने के लिए ये मिशन पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा गया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए नासा के बारे में। ठीक है, नासा के बाद आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी जो हम देखते हैं वो है यूरोपा मिशन। ठीक है, इनका एक यूरोपा मिशन था, बहुत महत्वपूर्ण था, याद होना चाहिए। यूरोपा मिशन जो है बहुत चर्चा में था। क्या है आइए देख लेते हैं, क्योंकि ये भविष्य के मिशन है। यूरोपा मिशन की बात करें तो अक्टूबर 2024 में बोला जा रहा है कि इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में रहते हुए ये फ्लाई बाई की एक श्रृंखला के माध्यम से जो गैलीलियन चंद्रमा है यूरोपा का अध्ययन करने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। तो यूरोपा मिशन किसके लिए हो गया, तो याद रखिएगा बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में रहते हुए ये जो गैलीलियन चंद्रमा है जिसको बोलते हैं यूरोपा, इसका अध्ययन करेगा। ठीक है, इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो आप जानते हैं बहुत सारी दूरबीन हैं जो आपसे पूछा जाता है, जैसे हबल स्पेस पूछा जाए किस अंतरिक्ष एजेंसी की है तो आप बताएंगे नासा। आपसे बोला जाए स्पिट्जर टेलीस्कोप या दूरबीन किसकी है तो आप बताएंगे नासा। ठीक है, फिर इसके बाद एक आता है फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप किसका है आप बताएंगे नासा। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था किसका है, नासा का है। तो ये कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए। तो आज 2 अंतरिक्ष एजेंसियों को हमने देखा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैथ खंड की। मैथ खंड की चर्चा देखेंगे और मैथ खंड के साथ हमारा जो ये सेशन है वो समाप्त होगा। चलिए अब मैथ के प्रश्नों को देख लेते हैं। मैथ के प्रश्न में आज हमने जो प्रश्न रखा है, लाभ और हानि हमारा चल रहा था। पहला प्रश्न हम देख रहे हैं और आगे से अगले सेशन से आपको ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको टाइपिंग फॉर्मेट पे उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप उसका अभ्यास भी कर सकें और स्क्रीन पर भी उसको देख सकें। प्रश्न है, एक घड़ी को बेचते समय एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। 5% की छूट देता है। क्या है प्रश्न, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं। 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं। क्या बोला जा रहा है, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता है तो उसके लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको अंकित मूल्य बताना है कि अंकित मूल्य वस्तु का क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये आपको बताना है। अब यदि हम माने कि भाई अंकित मूल्य हमें निकालना है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना अंकित मूल्य बराबर x रुपया। माना अंकित मूल्य बराबर x रुपया, और जब x रुपया हमने मान लिया तो क्या बोला जा रहा है, घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार को उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। तो इसको कैसे आप देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो अंकित मूल्य पर 5% की छूट, मतलब x अंकित मूल्य था,
5% की छूट देता है, मतलब ये हो गया 95/100, ठीक है, माइनस क्या बोला जा रहा है कि यदि वह 10% की छूट देता है तो अंकित मूल्य गुणे 10% की छूट, तो कितना हो गया 90/100, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, बराबर क्या होता है 25 रुपये क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। मतलब जब वो 5% छूट देता है तब, और जब वो 10% छूट देता है, इन दोनों में जब देखने को मिलता है अंतर क्या है, ये अंतर देखने को मिल रहा है 25 रुपया। क्या बोला गया, फिर से पढ़िए। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार को उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये प्राप्त होते हैं। मतलब 5% और 10% के बीच का जो अंतर है वो यही 25 रुपया है जो लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब इसको हल कर लेना कैसे, x/100 यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया 95 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो गया 25। तो यहाँ से आप देखोगे x बराबर कितना आ गया 25 गुणे 100/5, तो 5×5 = 25, x बराबर कितना आ गया 500, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 500 रुपये, मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था 500 रुपये था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, एक और प्रश्न आज देख लेते हैं। अगला प्रश्न और भी अच्छा प्रश्न लेते हैं, ठीक है, जिससे कुछ चीज़ें और आपको समझ में आए, एक और आप कह सकते हो प्रकार का हम देख लेते हैं। जैसे अगला जो प्रश्न है उसको सभी सबसे पहले नोट करेंगे। इस तरह का एक प्रश्न हमने देखा था। सबसे पहले प्रश्न है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से, कल इस प्रकार का एक प्रश्न देखा था, 12 की दर से सेब खरीदता है। 12 की दर से क्या खरीदता है, सेब खरीदता है। एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से सेब खरीदता है और 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता। 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, ठीक है, 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से सेब खरीदता है और 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो फल विक्रेता की जब बात करते हैं तो फल विक्रेता का एक सेब का क्रय मूल्य क्या हो गया, फल विक्रेता का एक सेब का क्रय मूल्य, फल विक्रेता का एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये हो गया 12/10 रुपये। फल विक्रेता का एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया 12/10 रुपया। उसका एक सेब का विक्रय मूल्य क्या हो गया, उसके एक सेब का विक्रय मूल्य क्या हो गया, उसके एक सेब का विक्रय मूल्य क्या हो गया, तो उसके एक सेब का विक्रय मूल्य हो गया कितना 10/12 रुपया। ठीक है, कैसे देखो क्या बोला जा रहा है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से सेब खरीदता है। ठीक है, तो एक सेब का क्रय मूल्य क्या हो गया 12/10 रुपया। इसी प्रकार से जब बेचता है तो 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है, 12 रुपये में 10, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 10/12 रुपया हो गया, तो ये निकल गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है लाभ प्रतिशत बताइए या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, बेच देता है तो वहाँ पे लाभ प्रतिशत क्या है या हानि प्रतिशत क्या है, ये आपसे बोला जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे यदि आप देखोगे लाभ प्रतिशत वाला प्रश्न है, इसमें थोड़ी सी एक बार फिर से देख लेते हैं, शायद प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है क्योंकि दोनों प्रश्न सेम थे। ठीक है, दोनों प्रश्न सेम थे, 1 मिनट का समय दीजिएगा, इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं कि इसमें त्रुटि है या नहीं है, ये प्रश्न करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से सेब खरीदता है और 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो फल विक्रेता का क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे त्रुटि हुई थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट, चलिए
अब देख लेते हैं, जो कमी थी उसको दूर करते हुए फिर से हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से सेब खरीद, 10 रुपये में 12 की दर से खरीद रहा है, तो एक सेब का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक सेब का क्रय मूल्य, तो एक सेब का क्रय मूल्य क्या होगा, एक सेब का क्रय मूल्य हो जाएगा 10/12 रुपया। क्यों, क्योंकि 10 रुपये में 12 खरीद रहा है, तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा, या एक सेब कितने में खरीदेगा, 10/12 रुपये में। इसी प्रकार से एक सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा कि 12 रुपये में 10 की दर से बेच रहा है, तो 12/10 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब बात हो रही है लाभ प्रतिशत की। किसकी बात हो रही है, लाभ प्रतिशत की बात हो रही है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यदि हम बात करें तो बड़ा मूल्य माइनस छोटा मूल्य, या लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, लाभ हो गया 12/10 माइनस 10/12। ठीक है, ये लाभ हो गया, बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 10/12। इसके बाद 100 से गुणा हो जाएगा। अब ये घट के कितना आ जाएगा, 12 बरहिए में 144 हो गया, ऐसे कर लो तो -100 बटे 120 इंटू 12/10 गुणे 100। अब इसको हल करोगे, यदि देखो आप, एक शून्य कट गया, मतलब ये 100 खत्म हो गया, 12 से 12 कट गया, और 144 में से 100 घटाओगे तो कितना आ गया आपका, 44। तो 44% लाभ हुआ। फिर से समझ लेते हैं। बोला गया है एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से सेब खरीदता है, 10 रुपये में 12 सेब खरीद रहा है, तो एक सेब का मूल्य क्या होगा, एक सेब का मूल्य हो जाएगा 10/12 रुपया। इसी प्रकार से एक सेब जो है 12 रुपये में क्या है, 12 रुपये में 10 की दर से बेच रहा है, तो एक सेब का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12/10 रुपया। तो विक्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, और हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आप चाहते तो लघुत्तम लेकर के भी आप इसको हल कर सकते थे। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, इसी प्रकार का नहीं, थोड़ा सा अलग हम देख लेते हैं। एक और प्रश्न बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले जो भी प्रश्न आपको मिले, जो भी क्वेश्चन आपको मिले, क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादातर प्रश्नों में हमारा जवाब वहीं पे निकल जाता है। बोला जा रहा है यदि सोहन, ध्यान से देखिएगा, यदि सोहन दो बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर, यदि सोहन दो बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है, एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है, और दूसरी पर 10% हानि कमाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यदि सोहन दो बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक पे 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि कमाता है, तो उसे हानि होगा या लाभ, ओवरऑल उसको हानि होगा या लाभ, ये आपको बताना है। ठीक है, और हानि होगा तो कितना होगा और लाभ होगा तो कितना होगा, ये आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, अच्छा प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से यदि आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपसे बोला जा रहा है यदि सोहन दो बकरियों पर, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, यदि सोहन दो बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर, क्या बोला जा रहा है कि दो बकरियां हैं जिनको एक ही दाम पर बेचकर एक पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% का हानि कमाया जा रहा है। ठीक है, एक पर 10% का लाभ और दूसरी पर हानि 10% कमाया जा रहा है, तो ओवरऑल हानि होगा या लाभ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं अनुक्रमिक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, अनुक्रमिक प्रतिशत परिवर्तन सूत्र आपने देखा होगा, परिवर्तन सूत्र, इसके प्रयोग से यदि हम देखें तो सबसे पहली पे 10% लाभ, दूसरी पे 10% हानि, प्लस
10 गुणे -10 बटे 100। तो यहाँ पे जब आप देखते हो, ये बटे यहीं तक है, तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो क्या आ गया, 10 से 10 ये कट जाता है, और यहाँ पे देखोगे तो 10 दहा में 100, तो -100 बटे 100 बराबर कितना आ गया आपका, -1%। तो ये आपका निकल के आ गया। अभी ये क्या है सूत्र, अनुक्रमिक परिवर्तन सूत्र क्या है, पहले जो लाभ प्रतिशत हो रहा है, लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत प्लस लाभ प्रतिशत इंटू हानि प्रतिशत बटे 100, एक सूत्र होता है अनुक्रमिक परिवर्तन सूत्र। और ये उसी कंडीशन में आप लगाएं तब बेहतर रहेगा, जब समान लाभ हो रहा हो और समान हानि हो रहा है, समान हानि और समान लाभ हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको लगाइए, आपका हल निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, सोहन का हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और देखते हैं, ये तो हो गया एक बकरियों वाला। एक प्रश्न और देख लेते हैं और एक प्रश्न के बाद फिर आज की जो चर्चा है उसको हम समाप्त करते हैं, लेकिन एक अच्छा सा प्रश्न हम देख लेते हैं। चलो अगला प्रश्न जो हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है। देखो प्रश्न जो भी है इसको लगाने का प्रयास कीजिए। बोला जा रहा, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। 10% छूट देता है। कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या थी, उस खिलौने की लागत कीमत क्या थी, उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 रुपये है। क्या बोला जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 रुपये है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंकित कीमत 770 रुपये है। अब आप देख रहे होंगे, बोला जा रहा है कि 770 पर 10% छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 770 का 90% हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और यदि क्रय मूल्य जो है वो सीपी है तो क्या हो जाएगा, मान लो यदि क्रय मूल्य सीपी है तो क्या हो जाएगा, सीपी गुणे 1.1 बराबर 0.9 गुणे 770। अब यहाँ से यदि आप हल करेंगे तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 630। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से समझना है। जो ना समझ में आए वो अवश्य बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सुधार और किया जाए इस सेशन में, जिससे आपको इससे बेहतर लाभ मिल सके। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।